अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीलॉग में बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबियां मिलना शुरू हो चुकी हैं, हल्के खुलना शुरू हो गए हैं और पहला हल्का खुला है लाहौर का, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरी आपसे जो बात होगी वो है तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में जाने का फ़ैसला कर लिया है और पूरी कुव्वत के साथ जाने का फ़ैसला किया है और अपना वज़ीर-ए-आज़म लाने का ऐलान कर दिया है। इस पर बात होगी कि ये कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे उमर अयूब खान। और तीसरे मरहले में बात होगी बैनुल अक़वामी मीडिया में, जहाँ पर पाकिस्तान की शदीद जग हंसाई हो रही है और अल जज़ीरा ने जो दुनिया का मोतबर तरीन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उसने हुकूमत बनने से पहले ही इस PDM2 हुकूमत को मैंडेट चोर हुकूमत का नाम दे दिया है। वो तमाम अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कौन कौन से शवाहिद पेश किए हैं वो तमाम भी आज के वीलॉग में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कामयाबियाँ मिलना शुरू हुई हैं। पहली कामयाबी मिली है हल्का NA-28 लाहौर से, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा उनको जो उनके फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी जो लीड थी वो कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन ओन चौधरी को कामयाब करार दे दिया गया जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं। ओन चौधरी किन खसूसियात की वजह से मशहूर हैं वो सब लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें कैसे कामयाब किया गया इस पर तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो भी हैरान थे और तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग भी जिन्होंने वो फॉर्म 45 देखे थे, अगर उनका जायज़ा लिया जाए तो आज बात होगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जब केस टेकअप किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने यह कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा था इलेक्शन कमीशन को कि आप जो रिजल्ट्स की कंसोलिडेशन है वो एक ही मर्तबा करेंगे और उसमें तमाम उम्मीदवारों को बुलाएंगे। तो उम्मीदवार को बुलाए बगैर ना ही कंसोलिडेशन हुई, ना ही इन तमाम जो रिजल्ट्स हैं इनको जमा किया गया फॉर्म 45 के मुताबिक, तो रिजल्ट कैसे जारी कर दिया गया और ओन चौधरी को कैसे कामयाब करार दे दिया गया। इस दौरान जो इलेक्शन कमीशन के वहाँ पर DG लॉ थे वो कांपना शुरू हो गए। उन्होंने पानी मांगा तो अदालत ने कहा कि आप रिलैक्स हो जाएं और आप इलेक्शन कमीशन से पूछें कि ये कैसे किया आपने कि आप जो फॉर्म 45 के ऑल्दो के ऑर्डर्स थे लाहौर हाई कोर्ट के, आपने कंसोलिडेशन में जो कैंडिडेट्स हैं उनको शामिल करना है और उनको सुने बगैर आपने रिजल्ट भी तैयार कर लिया और रिजल्ट के बाद आपने कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज माजरत की और उसके बाद उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली कि ओन चौधरी को जो कामयाब करार दिया गया था वो गलत था, वो गैर कानूनी था और लिहाजा उन्होंने उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। लिहाजा तहरीक इंसाफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है जब इलेक्शन के बाद होने वाले नताइज में जो बड़ी मैनिपुलेशन की गई, गड़बड़ की गई, उस गड़बड़ का आज पहला जो सिलसिला था खुलने का वो खुल चुका है और अब हल्का NA-28 लाहौर के जो रिजल्ट्स हैं वो सलमान अकरम राजा की मौजूदगी में तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसर से आने वाले फॉर्म 45 हैं उनका रिजल्ट जमा किया जाएगा, तैयार किया जाएगा और उसके बाद फिर फैसला होगा कि हल्का NA-128 लाहौर से कौन कामयाब हुआ है। सलमान अकरम राजा के पास वहाँ पर तमाम शवाहिद हैं, फॉर्म 45 हैं कि उसमें उनकी लीड कई गुना ज़्यादा थी ओन चौधरी से, लेकिन रिटर्निंग अफसर साहब को ये ख्याल आया कि उन्होंने ओन चौधरी को कामयाब करार दे दिया। लिहाजा ये जो अब हल्के खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इन हल्के खुलेंगे, अगर एक खुला है तो अब सारे हल्के खोलने पड़ेंगे और सब हल्कों में अब तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि 60 से 70 हल्कों में जो रिजल्ट्स में मैनिपुलेशन की गई है वो तमाम अब अदालतों को खोलना पड़ेंगे। दूसरी जो खबर है वो आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा फ़ैसला किया है, जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की वो मिली आज इमरान खान से अडयाला जेल में और उन्होंने वहाँ पर मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी, पूरी कुव्वत के साथ हिस्सा बनेगी और अपना वज़ीर-ए-आज़म लेकर आएगी। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनके पास मेजॉरिटी है, उनके पास अक्सरियत है और लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, लेकिन उसको कम करने की कोशिश की गई, रिजल्ट्स तब्दील किए गए, प्री पोल रिगिंग की गई, पोस्ट पोल रिगिंग की गई और उसके बाद रिजल्ट्स को तब्दील करके इसके बावजूद तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है उसको ना सिर्फ माइनस करने की कोशिश की गई, लेकिन तहरीक इंसाफ पूरी कुव्वत के साथ आ रही है पार्लियामेंट में और अपना वज़ीर-ए-आज़म लेकर आ रही है। उमर अयूब खान का ऐलान कर दिया गया है और ये भी फैसला किया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि तमाम सियासी जमातों से बातचीत होगी और अगर ये बातचीत फ्रूटफुल होती है तो तहरीक इंसाफ के लिए कोई रुकावट नहीं होगी वज़ीर-ए-आज़म लाने में। लिहाजा इस हवाले से बहुत
جو تمام وہ 6 جماعتی اتحاد جو بہت خوشیاں منا رہا تھا کہ وہ بہت کم تعداد کے ساتھ بھی وزیر اعظم بن جائیں گے، اب لگتا ہے کہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے امکانات کم ہو گئے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس جو نمبرز ہیں وہ 93 کے نمبرز ہیں تحریک انصاف کے پاس ایم این ایز کی، اور ایک جو ان کے ایم این اے اگر جا بھی چکے ہیں تو ان کے پاس مجلس وحدت مسلمین جو ان کے اتحادی ہیں ان کا ووٹ ہے 93 کے ساتھ، وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے جب بات کریں گے تو وہ بہت مثبت بات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان کے بارے میں جو یہ تاثر بنایا جا رہا ہے کہ وہ سڑکیں بلاک کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف وہ عدالتی جنگ لڑیں گے بلکہ پارلیمانی جنگ بھی لڑیں گے، اور ہر فورم کے اوپر اپنے حقوق کے لیے جس طرح رزلٹس میں جو ہیر پھیر کی گئی اس کا تمام تو حقوق جو اس کے رائٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہر صورت لے گی۔ لہٰذا یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے، آلدو کہ اس میں 2 رائے پائی جاتی تھی تحریک انصاف کی قیادت میں اور رہنماؤں میں۔ پہلی جو ہارڈ کور جو سخت موقف رکھنے والے تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں لڑنا چاہیے اور ہمیں کسی سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہمیں اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہم وہ کریں گے۔ لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کا یہ خیال تھا جو عمران خان سے ملنے والے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بہت مشکلات دیکھی ہیں، ہم نے بہت پریشانیاں کاٹی ہیں، ہم نے بہت مقدمات، گرفتاریاں، ریڈز، ہماری فیملیز کو ہراساں کیا گیا، فیملیز کو جو ہے وہ بہت برا سلوک کیا گیا، جائیدادیں کُرک کی گئیں، ان کے ساتھ ساتھ الیکشن لڑنے کے اوپر پابندیاں عائد کی گئی اور بہت سخت جو ریاستی جبر تھا اس کا سامنا کیا۔ لہٰذا اب ہمیں مزید مزاحمت کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ اب ہمیں نہ صرف اپنی جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جو مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا ہے اس کے لیے ہمیں آئینی اور قانونی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اور عمران خان نے اس دوسری رائے سے اتفاق کیا اور یہ کہا کہ فی الحال یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف اب پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی اور آئینی اور قانونی جدوجہد لڑے گی، اپنا وزیر اعظم لانے کی بھی کوشش کرے گی، اور ہر صورت ہر فورم کے اوپر وہ اپنا آئینی اور قانونی حق جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ تیسری جو اہم خبر آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے الجزیرہ کی، دنیا کا معتبر ترین وہ میڈیا آرگنائزیشن ہے جس کے کروڑوں صارفین ہیں، اور اس کے کروڑوں صارفین نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے بارے میں جو رپورٹ کیا الجزیرہ نے وہ نہ صرف پاکستان کے لیے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جگ ہنسائی کا باعث بنا، کیونکہ جو الجزیرہ ہے اس نے یہ رپورٹ کیا کہ جس نے یہ سرخی لگائی کہ مینڈیٹ چور حکومت جو ہے اس نے اپنا راستہ بنا لیا ہے اور مینڈیٹ چور حکومت پاکستان پر آ رہی ہے۔ یہ جو نام رکھا گیا ہے اس میں مزید 5 مختلف اس میں جو نام رکھے ہیں الجزیرہ نے پاکستانی PDM2 حکومت کے، وہ بھی بہت دلچسپ ہیں، اور جو الزامات عائد کیے گئے ہیں مکمل شواہد کے ساتھ الجزیرہ نے یہ لکھا کہ مینڈیٹ چور جو حکومت ہے وہ آ کر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ نئی پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے سیاسی جھڑپوں کے دوران ہی اپنی ایک نئی حکومت بنانے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن 8 فروری کو ہونے والے جو انتخابات ہیں اس میں ووٹرز کی طرف سے جو دیا گیا مینڈیٹ ہے اس کو فریکچر کیا گیا۔ یہ لفظ استعمال کیے گئے کہ فریکچر کیا گیا، اور 1 ہفتے کے سیاسی ڈرامے کے بعد 6 جماعتی اتحاد پاکستان میں اگلی حکومت بنانے کی منصوبہ بندی کر چکا ہے اور بنائی جا رہی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون جن کے پاس 75 نشستیں تھیں، پیپلز پارٹی جن کے پاس 54 نشستیں تھیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس 150 کی اکثریت ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ PTI جس کو مختلف کیسز میں الجھایا گیا اس نے اس تمام جو یہ PDM2 کی حکومت بننے جا رہی ہے اس کو مینڈیٹ چور قرار دیا، اور یہ کہا کہ جو گروپنگ ہے ان پارٹیز کی اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس کی کوئی ساکھ نہیں ہے، دنیا اسے کیسے مانے گی، یہ بھی کہا PTI نے۔ اور ساتھ میں الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا کہ PTI کو جس طرح مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے امیدواروں کو آزاد الیکشن لڑوائیں اور پھر ان کو اصلی فاتح اور اس کے ساتھ ساتھ واضح فاتح قرار دیا الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں، اور یہ کہا کہ اصل جو فاتحین ہیں اس 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور آفیشیل ریزلٹس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI کلیم کرتی ہے کہ اس کے 180 نمبرز ہیں، لیکن جو آفیشیل ریزلٹس ہیں اس میں بھی تحریک انصاف تمام تر ریاستی جبر کے بعد بھی ایک اکثریتی جماعت تھی اور اس کے آفیشیل نمبرز 93 ہیں۔ اس میں انہوں نے جو دوسرا نام دیا پولیٹیکل ڈرامہ کہا کہ 8 فروری کے بعد ہونے والے جو ایکٹیویٹیز ہیں سیاسی طور کے اوپر جو کی گئیں وہ تمام ایک پولیٹیکل ڈرامہ تھا۔ تیسرا جو اہم نام دیا گیا وائڈ سپریڈ ریگنگ کہا گیا کہ ایک وسیع پیمانے کے اوپر دھاندلی کی گئی 8 فروری کے انتخابات میں، یہ بھی الجزیرہ نے اپنے اس رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ وائڈ سپریڈ ریگنگ کی گئی پاکستان میں۔
जो चौथी अहम बात है वो मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट्स है। ये कहा गया कि इंतखाबात से पहले भी बहुत बड़े पैमाने पर प्री पोल रिगिंग की गई, लेकिन इंतखाबात के बाद मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट्स के ज़रिए जो रिजल्ट्स की हेर फेर है उसके ज़रिए पाकिस्तान के होने वाले इंतखाबात के नताइज को तब्दील करने की कोशिश की गई। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी बात की अल जज़ीरा ने, और ये कहा कि तहरीक इंसाफ पे ये कहने में दुरुस्त है कि उन लोगों से वो कैसे बात करे जिनकी नशस्तें इन क्वेश्चन हैं, और तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डालकर उन्हें कामयाब करार दिया गया। लिहाजा तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जुल्फ़ी बुखारी, उनसे बात की। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि मुल्क के लिए वो बात कर सकते हैं, लेकिन उन मैंडेट चोरों के साथ वो कैसे बात कर सकते हैं जो PTI की नशस्तें छीन कर और गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं। इसके साथ साथ एहसन इकबाल से उन्होंने बात की। एहसन इकबाल ने कहा कि ये जो अवाम है उसका एतमाद है PDM पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये PDM तो इंतखाबात में अलग अलग थी, लेकिन एहसन इकबाल का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया PDM ने, इसलिए PDM की जो हुकूमत है और PDM की जो जमातें हैं उनके ऊपर ही अवाम ने एतमाद किया है, और इसलिए जो हाईएस्ट नंबर्स हैं, अगर तमाम जो 6 जमातें इनको जमा करें तो हाईएस्ट नंबर PDM का है। ऑल्दो के इलेक्शन में जो PDM रहनुमा हैं वो एक दूसरे को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। बिलावल भुट्टो कहते थे कि वो शेर का शिकार करेंगे, और इसके साथ साथ नून लीग कहती थी कि बिलावल पहले अपने सिंध का मवाजना करें और पहले वहाँ का जवाब दें और फिर वो पंजाब में आने की बात करें। लेकिन अब दोनों सियासी जमातें और तमाम सियासी जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही, MQM हो और पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हो, अब वो तमाम एक बार फिर इकट्ठे हो गए हैं। और एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि क्योंकि डिफ़ॉल्ट से बचाया PDM हुकूमत ने, इसलिए अवाम ने एतमाद किया। अब ये उनकी एक जो है वो मंतक है जिसको वो बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने अल जज़ीरा ने कहा कि तहरीक इंसाफ क्योंकि बहुत शिद्दत पसंदी रखती है इसलिए वो हमसे बात नहीं करते। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी ने उस पर जवाब दिया और ये कहा कि तहरीक इंसाफ कोई शिद्दत पसंदी नहीं रखती, बल्कि तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है कि मुल्क में साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात होने चाहिए, उसके साफ़ और शफ़ाफ़ नताइज आने चाहिए, और उन्हीं साफ़ और शफ़ाफ़ नताइज के नतीजे में मुल्क में जिसकी अक्सरियत हो उसे जो है वो हुकूमत करने का हक़ होना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ को जो 70 नशिस्तों से महरूम किया गया, इसका एहतसाब ज़रूर होना चाहिए, और जब तक इसका एहतसाब नहीं होता तब तक किसी से बातचीत नहीं हो सकती। लिहाजा तहरीक इंसाफ ने इस अपनी अल जज़ीरा की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह साबित किया और बताया कि कैसे उनके साथ धांधली की गई, वो तमाम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया, और साथ में ये बताया कि मुस्तकबिल में वो उन मैंडेट चोरों के साथ बातचीत नहीं करेंगे जिनके हवाले से अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये मैंडेट चोर हुकूमत बनने जा रही है। लिहाजा ये आज के वीलॉग में आपसे तफसीलात शेयर करना थी। आप हमारे वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।